हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका अपना शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित में सुपर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सुपर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और एग्जाम में यहीं से आएगा। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एग्जाम में यहीं से आएगा। तो आइए बिना देरी किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम 10 बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं, जिसमें से सभी बहुविकल्पी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहे हैं। यदि आपने इसके पहले अभी देखिए जुलाई महीना स्टार्ट होने वाला है और आपने अभी अब पिछला कुछ चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर और कितने लोग तो 6 से 7 और 8 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि आप चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस चैप्टर के आपने बहुविकल्पीय प्रश्न भी लगा पा रहे हैं। आप तो क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्या आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी लगा पा रहे हैं। तो वही टेस्ट करने के लिए आज हम आए हैं आप लोग को 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब ये अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या देखिए, एक अभाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है। हम एक ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चन रिलेट होंगे हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब ये अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। जैसे वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित, किससे, एक से और स्वयं से उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 1 होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या फिर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। देखिए एक जो है ये तो पहले से ही प्राइम नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या होता है, लेकिन नेचुरल नंबर यानी कि ये जो एक है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो एक से शुरू हो और अनंत तक हो। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में जो सुपर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे उसमें पहला क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्या कौन सी, और यहाँ पर है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब उसके बाद देखिए दो क्या है, वो देखिए एक से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। स्वयं से यानी कि जो 2 है वो एक से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 2 हो गया। अब 3 भी देखिए एक से और स्वयं से कट रहा है, और 5 भी एक से और स्वयं से कट रहा है। लेकिन हमें सबसे छोटी पूछ रहा था, सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी 2 होगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। 3 उसके बाद होगा, 5 उसके बाद होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। लेकिन जब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य सबसे छोटी क्या होगी। देखिए एक, अगर हम एक ले तो एक तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। दो अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्या से कटे। तो देखिए एक तो वो तो प्राकृतिक हो गया, 2 अभाज्य हो गया, और 2 जो है वो सिर्फ एक से और स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम 3 देखें तो 3 भी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 जो होगा। देखिए 4 किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, उसके बाद किससे, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। यानी ये जो 4 है वो देखिए किससे किससे कट रहा है, एक से भी कट रहा है, 2 से भी और 4 से भी। यानी 4 जो है वो स्वयं से एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय और परिमेय, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन कल किया था उसमें परिमेय था, अब इसमें आपको बताना है कि कौन संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय क्या होता है, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 4 है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन 4 है। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो 4/1 किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है √16।
रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, कौड़ी में 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, कौड़ी में 4 गुणे 4 लिख सकते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। कौड़ी में 4 गुणे 4 का बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया 4, और 4 को भी 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी p/q के रूप में हो सकता है। इसलिए √16 भी क्या होगा, परिमेय होगा। कितने लोग सोचते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है, यानी कि कौड़ी में जो संख्या होगी वो हमारी अपरिमेय होगी, कौड़ी में जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कौड़ी में कुछ संख्या ऐसी भी हैं जिसका अगर हम फैक्टर करें तो वो बाहर निकल जाएगा और परिमेय संख्या होगा, तो इसलिए √16 भी गलत होगा और ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। या अगर यहीं पर √9 रहता तो वो भी परिमेय संख्या होता, √4 रहता तो वो भी परिमेय संख्या होता, अगर हम 3 का स्क्वायर देखें तो क्या होगा, 9 होगा, 5 का स्क्वायर देखा √25 तो वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अब उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है √2 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 आएगा, तो इसका अर्थ क्या आएगा, √2 ही आएगा। अब √2 है, इसका कोई मान अगर हम निकालें तो 1.14 करके कुछ आएगा, तो इसलिए हमारा जो √2 होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 9 है, 9 को भी 9/1 के रूप में लिख सकते हैं और p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q यानी कि 1 का मान 0 नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, देखिए सी, √2 इसका आंसर है। अब उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, x² बहुपद x² - 3x - 4 की घात क्या है। बहुपद x² + 3x - 4 की घात क्या है। बहुपद क्या होता है, देखिए जिसमें चर और अचर दोनों हो, बहुपद है और इसमें घात पूछ रहा है, तो हम चर की अधिकतम घात देखते हैं। अब ये चर क्या होता है, चर होता है जिसका मान बदलता रहे। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे। इस बहुपद में चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे। चर यानी कि x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है, ये क्या होगा, हमारा ये चर होगा। अब हम चर की अधिकतम घात देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3x की घात कितना है, कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, और यहाँ पर x की घात कितना है, ये 2 दिया है। क्या दिया है, देखिए ये 2 दिया है, तो क्या होगा हमारा चर बहुपद x² + 3x - 4 की घात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, 2 होगा। देखिए हम चर की क्या देखते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, तो ये चर की अधिकतम घात हो गई, कितना आया है, 2। यहाँ पर 4 तो होगा नहीं, 3 भी गलत हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 जो होगा 1 भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है। अगर हमसे पूछ दे कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या फिर रैखिक या एक घाती, रैखिक और एक घाती क्या होता है, एक ही होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, तो हमें बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है। द्विघात बहुपद क्या होता है, अब यहीं पर आप लोग कुछ और चीज़ भी देखेंगे। एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघात, और त्रिघात, चतुर्थ घात, ये भी होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है कि x² x³ + 2x² + x + 1, ये हमारा क्या है। तो देखिए हमने आपको अभी बताया कि चर की अधिकतम घात, इसमें चर x है, तो x की यहाँ पर अधिकतम घात कितनी, 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो x की सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो 3 है। जब x की घात 3 है तो ये क्या होगा, हमारा त्रिघाती होगा। क्या, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, x + 1, ये क्या होगा। देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, चर क्या है, x है, और x की अधिकतम घात कितनी, 1 है। जब x की अधिकतम घात 1 होती है तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। क्या होगा, रैखिक होगा, या फिर इसे हम एक घाती भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एक घाती है, एक घातीय बहुपद भी कहेंगे या फिर रैखिक कहेंगे। अब उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चतुर्थ घाती है, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये क्या हो जाएगा हमारा, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये हमने ऑप्शन नंबर ए देखा, वो क्या है, त्रिघाती बहुपद, यानी कि ये गलत हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, चतुर्थ घाती, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रैखिक या एक घाती बहुपद, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, और हमसे पूछ क्या रहा था, द्विघात बहुपद।
तो x की अधिकतम घात कितनी आई है, 2 आई है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, समीकरण x प्लस वाई, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल क्या होगा। अब देखिए हमें कोई भी समीकरण दे देगा, कोई दो समीकरण दे देगा, रैखिक द्विघात रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, तो हमसे पूछेगा कि इसका हल क्या होगा, यानी कि हमें x और y का मान बताना है, किसका, x और y का मान बताना है। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे। देखिए इसे हल करने के लिए हमारे चैप्टर में कितनी विधि दी गई है, तो हम इसे हल करने के लिए 3 विधि दी गई है। पहला क्या है, पहला इसका होता है कि विलोपन विधि, तीसरा होता है विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और पहला होता है ग्राफी विधि। तो हमें इसे 3 विधि से हम हल कर सकते हैं, ग्राफी, विलोपन, प्रतिस्थापन। तो हम आप चाहें तो इसे किसी भी विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है और उसमें लिखा भी नहीं इसे किस विधि सॉल्व करना है, तो आप इसे किसी विधि सॉल्व कर दे। तो हम मानते हैं कि जो हमारा विलोपन विधि होता है वो बहुत ही आसान होता है, या फिर आप इसमें विलोपन लगाकर प्रतिस्थापन भी लगा देते हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। कोई समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण एक बार लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है ना। यहाँ पर हम इसे हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या था, 5 और 2x माइनस 3y बराबर क्या था, 4 था। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो x और y, यहाँ से किसी एक को हम x को यहीं पर आने दें या फिर y को यहीं पर आने दें, और x या y में से किसी एक को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम x को यहीं पर आने देते हैं, तो x क्या होगा हमारे यहीं पर रहेगा, तो 5 माइनस वाई। अब इस 5 माइनस वाई को आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान क्या है, 5 माइनस वाई। तो देखिए अगर हम रखेंगे तो 2 क्या होगा, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो 5 दूना कितना होगा, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल क्या होगा, 4 होगा। और जब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि माइनस 5y बराबर क्या होगा, माइनस 5y बराबर, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, ये क्या है इधर देखिए प्लस में इधर जाकर तो माइनस, 10 माइनस 4 माइनस 10 कितना होगा, 6 होगा, और भी माइनस का, तो y बराबर क्या आ गया, 6/5। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में y बराबर 6/5 किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, 6/5। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आप अगर किसी एक का मान निकाले तो आप x और y का मान निकाल सकते हैं। अब ये देखिए हमने y का मान निकाल लिया, अब इसी y को मान को जो हमारा आया था समीकरण, वो पहले वाले समीकरण में कर रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 19/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी भी समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, तो हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में कौन कौन सी विधि उपयोगी है। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हम हल करते हैं। तो 2 चर यानी कि x और y हो गया, रैखिक समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, समीकरण यानी कि बहुपद के बराबर क्या हो, 0 हो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कोई 2 समीकरण दिया है तो उसे हल करने की कौन सी विधि होती है, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि भी होती है, विलोपन विधि भी होती है और ग्राफी विधि भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधि होती है और पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि, तो कहेंगे अरे हाँ प्रतिस्थापन विधि सही है, तो इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है, सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो ऑप्शन सही लगे उसे सही करना है। ऐसा नहीं कि पहला ही आपको सही मिल गया तो पहला ही सही छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चारों ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका डी उपरोक्त सभी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों को खोजने के लिए सूत्र क्या है। देखिए जो हमारे बुक में है, सिलेबस में है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए उसमें 2 विधि दी गई हैं। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है, क्वेश्चन है पहला क्या है गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है सूत्र विधि। तो हमें यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है। अब कितने लोग को सूत्र नहीं पता होगा सूत्र क्या होता है, तो इसे सूत्र विधि को हम सिद्धराचार्य सूत्र विधि भी कहते हैं। आपसे यहाँ पूछे कि सिद्धराचार्य ये समीकरण न दे, बस डायरेक्ट पूछे कि सिद्धराचार्य सूत्र विधि क्या होता है, तो भी ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको बताना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
क्या है पहला ऑप्शन, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, होता क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है x बराबर माइनस, पहले देखिए माइनस भी होता है तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि माइनस भी होता है और यहाँ पर भी माइनस भी नहीं है और यहाँ पर भी माइनस भी नहीं, ना तो यहाँ पर माइनस भी है ना यहाँ पे माइनस भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अब देखते हैं कौन सा कि ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है माइनस बी ठीक है, प्लस माइनस ये भी ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, माइनस 4ac होता है, यहाँ पर माइनस 4ac रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस 4ac नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी, क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि शुद्धाचार सूत्र विधि क्या होता है, x बराबर, x का हमें मान निकालना होता है, इस समीकरण से अगर हम निकालें तो x का मान निकालना होता है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वास्तविक मूलों वाला है, कौन सा समीकरण वास्तविक मूलों वाला है। अब ये वास्तविक मूल क्या होता है, ये देखिए चौथे चैप्टर से हमने आपको बताया था विविक्तिकर, आपको याद होगा विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उसके वास्तविक मूल होंगे, तो वास्तविक मूल के साथ समान होते हैं। अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो जब हम पहले के लिए निकाल रहे हैं देखिए बी स्क्वायर, बी क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए एक समीकरण लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है जब वो वास्तविक मूल हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 4, और ए क्या है 2 है, ए का मान हमें नहीं दिया, ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान क्या है 2 है, यहाँ पर देखिए ए का मान 1 है और सी का मान 2 है, तो 4 माइनस क्या होगा 4 दूना 8 कितना आ गया, माइनस 4 आ गया, माइनस 4 आ गया, यानी कि हमारा पहला वाला क्या है, गलत है, पहला वाला गलत है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला देखेंगे, तो दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें भी हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए क्या होगा, b का मान यहाँ पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा, -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 4, ए का मान हमें यहाँ पर 1 दिया है, ए का मान देखिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इसका करेंगे 16 माइनस 4 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 16, ये कट जाएगा किसके बराबर आ जाएगा 0 के, यानी कि 0 बराबर 0, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। तो यानी हमें जब वास्तविक मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, विविक्तिका का मान, विविक्तिका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करते हैं 0 होते हैं, यहाँ पर डी का मान क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पहला क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक होता है डी का मान बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और एक होता है डी का मान क्या हो छोटा हो किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। देखिए जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल्य होगा और समान होगा। जब डी का मान बड़ा होगा, यानी डी का मान बड़ा होगा तो क्या आएगा, धनात्मक रहेगा, और जब धनात्मक हो तो वास्तविक मूल्य के साथ जो मूल आएंगे वो असमान होंगे, क्या होंगे, वास्तविक मूल्य के साथ जो मूल आएगा वो क्या होगा, असमान होगा, और यहाँ पर समान होगा, यहाँ पर असमान होगा। जब डी का मान छोटा हो बी स्क्वायर मूल माइनस 4ac, जैसे आपने इस पहले वाले क्वेश्चन में देखा था क्या है, माइनस में आया था, माइनस में आया यानी कि ऋणात्मक है, तो इसके जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे यानी काल्पनिक होंगे, उसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है, तो इसको मूल निकलेंगे नहीं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर 20 वाला सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि n वां पद आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब कि nवें पद का सूत्र क्या होता है, nवें पद का सूत्र क्या होता है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, सूत्र क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, an बराबर a प्लस एन डी, a माइनस एन डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, an बराबर a माइनस एन डी, तो ये गलत हो जाएगा। सी क्या है, an बराबर a प्लस एन डी, ये भी गलत हो जाएगा। बी क्या है, an बराबर a माइनस एन माइनस डी, यहाँ पर माइनस इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, an बराबर a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमारा क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए, जब यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे तब आप कैसे करेंगे। आप ये फार्मूला तो लिख देंगे कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को बताएंगे भी कि इसमें और क्या क्या है। जैसे कि an हमारा क्या है, तो an हमारा nवां पद है। ये जो हमारा an है, an क्या है, nवां पद है। a क्या है, हमारा प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, सार्वअंतर। तो an क्या है, nवां पद, a प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वअंतर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इसके बाद देखते हैं हम इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी अगर हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उसका सार्वअंतर बराबर हो। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटा के, यानी कि अगले पद से उसके पहले वाला पद घटाएंगे तो हमारा सार्वअंतर आएगा। और या फिर आप चाहे तो इसके लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला देखिए आप जैसे सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला बन जाएगा। क्या, b माइनस ए, क्या होता है, b माइनस ए, यानी कि दूसरे पद से। तो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a2 लिखे, या फिर हम इसको a b, अगर हम इसे a मान ले, इसे हम a मान ले, इसे b, इसे c, इसे d, तो क्या होगा, b माइनस ए बराबर और किसके, c माइनस b के। तो देखिए अगर हम इस पे निकालें, या फिर हम क्या करें, डायरेक्ट सार्वअंतर निकाल दे। 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर सी क्या है, 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। 2 4 के बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब ये हमारा पहला क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे अगर आप तीसरा देखिए तो 2 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, यानी कि 1 2 के बराबर नहीं है। और वैसे ही चौथा भी, ये और ये और ये, यानी कि ए सी डी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2, 5, 8, 11। कैसे, देखिए इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, b माइनस ए बराबर होगा c माइनस डी के। उसमें हम क्या करेंगे, a को ए 2 किसके बराबर है, a के बराबर है। 5 किसके बराबर है, 5 b के बराबर है। 8 c के बराबर है। और 11 किसके बराबर है, 11 d के बराबर है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो b माइनस ए, b क्या है, b हमारा 5 है, तो 5 माइनस ए 2 बराबर, c क्या है, 8 माइनस 5 करेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और 8 माइनस 5 करेंगे 3 आएगा। तो ये आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो इसका मतलब कि हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसी प्रकार हमारा ये 10 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।